हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 34। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक के साथ साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज ब्रिटल इज अ सिनोनिम ऑफ। ब्रिटल का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब होता है आसानी से टूटने वाला। कोई भी ऐसी चीज़ है जो आसानी से टूट जाए उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। उसी को हम इंग्लिश में फ्रेगाइल भी बोलते हैं। यानी ब्रिटल का सिनोनिम हो गया फ्रेगाइल। दोनों का मतलब क्योंकि सेम है, आसानी से टूटने वाला। अगर बात की जाए अदर वर्ड्स की तो ड्राई का मतलब होता है सूखा, रिस्की यानी कि जोखिम भरा, और डेमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त कर देना। देन नंबर 2 इज द वर्ड वी मीन्स। वी एक वर्ड है, इसका मीनिंग बताना है। सो इसका मीनिंग होता है प्रतियोगिता करना, होड़ करना, जिसको कि हम इंग्लिश में compete करना भी बोलते हैं। यानी वी का जो आपका मीनिंग है वो हो जाएगा compete। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चीयरफुल का मतलब है खुश। कंसील यानी कि छिपाना या फिर हाइड करना, और कंफ्यूज का मतलब आप सभी जानते हैं। देन नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू थ्योरेटिकल इज। थ्योरेटिकल का अपोजिट बताना है। सो ये भी आप जानते हैं, थ्योरेटिकल का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्शन 4 to 5 आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर। यानी कि प्रॉपर्टी, ऐसी संपत्ति आपकी जो है वो आपको आपके फादर से मिली है। फादर से मिली हुई संपत्ति, प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलते हैं? सो उसको बोलते हैं पैट्रिमनी। क्लियर? पैट्री यानी कि पेरेंट्स, और मनी का मतलब आप जानते हैं पैसा। तो यानी जो हमें पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है, फादर से जो मिलता है, उस प्रॉपर्टी को, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? पैट्रिमनी बोलते हैं। यानी विरासत में जो आपको मिलता है, ठीक है, विरासत बोलते हैं उसको। देन नंबर 5 इज द मर्डर ऑफ वंस सिस्टर। यानी कि किसी की सिस्टर की हत्या कर देना, मर्डर कर देना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोरोरिसाइड। एक चीज़ याद रखिए, किसी भी वर्ड के एंड में साइड आता है तो यानी कि वहाँ पर मर्डर हो रहा है, किलिंग हो रही है। सोरर का मतलब है सिस्टर। सो सोरोरिसाइड क्या हो गया? किलिंग ऑफ वंस सिस्टर या फिर मर्डर ऑफ वंस सिस्टर। इसके बाद है नंबर 6 आपका स्पेलिंग टेस्ट। यहाँ पर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। वैक्यूम की सही स्पेलिंग क्या है ये आपको बतानी है। सेम क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर मिसस्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, एक ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग गलत है। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दीजिए। वीडियो के एंड में आपको मैं इनके आंसर्स बता दूंगा, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को। देन नंबर 8 इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। सेंटेंस आपका है ही सेड हाउ कैन अ जेब्रा टॉक। तो अगर आप देखें तो जो आपका सेंटेंस है वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? और जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये एक सिंपल सेंटेंस बनेगा। बट यहाँ पर क्या है, देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा? ही वंडर्ड नहीं आएगा, या तो आएगा क्वेश्चनड या फिर आएगा आस्क्ड। सो आपका या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ए करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वंडर्ड आया है, और डी भी करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर अमेज्ड आया है। अब बात करते हैं बी और सी में कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये एक WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। जब भी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट होगा तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त सेम वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है? अगर WH फैमिली के वर्ड नहीं होता, किसी हेल्पिंग वर्ब से आपका क्वेश्चन बनता, तब वहां पर इफ वेदर का यूज करते हैं। अदरवाइज WH फैमिली का वर्ड जो होता है वो एज इट इज यूज किया जाता है। सो अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखें तो यहां पर जो है, जो आपका हाउ है, ये यूज नहीं किया गया। सो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया। बचता है ऑप्शन नंबर सी, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। ही आस्क्ड हाउ अ जेब्रा कैन का हो जाएगा कुड और टॉक। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 9 है व्हाट डज द फ्रेज बाइट द डस्ट मीन। तो एक फ्रेज आपको दिया गया है बाइट द डस्ट, इसका मतलब बताना है। तो हिंदी में अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसका मतलब होता है धूल चटाना, और धूल चटाने का मतलब आपका है सफर अ डिफीट, यानी कि आपको किसी ने धूल चटा दी है।
ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि आपको किसी ने हरा दिया है, एक डिफीट जो है आपको दे दी है, तो सफर अ डिफीट। देन डायरेक्शन 10 to 13 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज राम कुक्ड अ कॉन्स्पिरेसी टू चीट अब्दुल। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज देखिए, जो आपका कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। ठीक है, तो षड्यंत्र को पकाया नहीं जाता, ना ही कल्टीवेट किया जाता। कल्टीवेट का मतलब क्या है? उगाना। फैब्रिकेट भी नहीं किया जाता। फैब्रिकेट का मतलब होता है कपड़े वगैरह का जो बुनना वगैरह होता है उससे रिलेटेड। सो जो आपका षड्यंत्र है, षड्यंत्र रचा जाता है, और रचने के लिए आप यूज करेंगे हैच्ड का, यानी यहां पर आएगा राम हैच्ड अ कॉन्स्पिरेसी टू चीट अब्दुल, यानी कि हैच्ड कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होगा? षड्यंत्र रचना। सो षड्यंत्र जो है, जो आपकी कॉन्स्पिरेसी है, उसको रचा जाता है, ना तो कुक किया जाएगा। ठीक है, आपको पकाया नहीं जाता, ना ही उगाया जाता है, और ना ही बुना जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बाद नंबर 11 है रामू श्यामू एंड अब्दुल केम फॉरवर्ड वन आफ्टर द अदर्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपकी मिस्टेक है वो सिर्फ इतनी है कि अदर के साथ में एस आपने ऐड कर दिया। सो यहाँ पर या तो होगा वन आफ्टर द अदर, या फिर हो सकता है वन आफ्टर द अनदर। सो अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वन आफ्टर द अदर, ऑप्शन नंबर बी। सो यही आपका करेक्ट होगा। इसके बाद नंबर 12 है नो वन वॉज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। सो यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का एरर जो है वो आपको नहीं मिलने वाला, कोई भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नो वन है तो नो वन के साथ में आपका वॉज आया, बिल्कुल सही है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। इसके बाद बाकी सब जो है बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर एकदम एक्यूरेट है। सो यहाँ पर कोई भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, नो इंप्रूवमेंट। इसके बाद नंबर 13 है 12 वर्कर्स वर किल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ट्रेड यूनियंस। तो यानी कि देखिए 12 वर्कर्स जो हैं वो मारे गए दो ट्रेड यूनियंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है देखिए विवाद एक तरीके से। अब अगर विवाद होता है तो उसमें जो है 12 वर्कर्स नहीं मरेंगे, 12 वर्कर्स मर चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मारे जा चुके हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो है लड़ाई हुई है, बड़ी लड़ाई हुई है, और बड़ी लड़ाई को हम बोलते हैं क्लैश। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है, क्लैश। क्वेरल का मतलब होता है मुंह भाषा, यानी छोटी मोटी जो लड़ाई होती है, जो आपस में बच्चे वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं क्वेरल। और कन्फ्रंटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये होता है झगड़ा। सो कोई भी वर्ड आपका ऐसा नहीं है जहां पर कि 12 वर्कर्स के जितना किल हो जाए। तो अगर 12 वर्कर्स मारे गए यानी लड़ाई बड़ी है, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे वर्ड क्लैश। देन डायरेक्शन 14 to 15 आपका है फिलर्स। नंबर 14 इज द किंग वॉज डैश वाइल ही वॉज एड्रेसिंग हिज सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए है मर्डर। तो मर्डर यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी की अगर आप हत्या की बात करते हैं, मर्डर की बात करते हैं, तो उसके मर्डर के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है, वो होता है एसेसिनेटेड। क्लियर? सो यहाँ पर अगर मर्डर की बात है तो यहाँ पर आएगा एसेसिनेटेड। अगर मैं बात करता हूँ एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट का मतलब होता है फांसी देना। सो किंग को फांसी क्यों दी जाएगी? ठीक है, यहाँ पर ये कोई सेंस नहीं दे रहा। इसके बाद एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है समूल नष्ट करना। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शंस आपके जो है करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी सेंस नहीं दे रहे। या तो ए करेक्ट हो सकता है या सी। अब मैंने आपको बताया किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के मर्डर की अगर बात की जा रही है तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है एसेसिनेटेड। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, एसेसिनेटेड व्हाइल ही वाज एड्रेसिंग हिज सब्जेक्ट्स। देन नंबर 15 इज ट्रेडिशनल वे ऑफ सेइंग दैट यू फील फाइन इज टू से दैट यू आर। यानी कि आप अगर किसी से बोलते हैं कि यू आर फाइन, यानी आप किसी से बोलते हैं कि यू फील फाइन, आप अच्छा फील कर रहे हैं, तो इसका बोलने का जो ट्रेडिशनल वे है, तरीका है, वो क्या हो सकता है? यानी मैं किसी से बोल रहा हूँ आई एम फीलिंग फाइन, तो इसकी जगह मैं और क्या बोल सकता हूँ? आई एम ऑल राइट। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। बट अब यहाँ पर डाउट ये आता है कि कौन सा वाला ऑल राइट, ऑप्शन नंबर ए वाला ऑल राइट या फिर ऑप्शन नंबर डी वाला। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला ऑल राइट आने वाला है। क्लियर? ट्रेडिशनल वे ऑफ सेइंग दैट यू फील फाइन इज टू से दैट यू आर ऑल राइट। देन डायरेक्शन 16 to 17 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज
द पुलिस इज अनड्यूली हैरेसिंग मी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपका सेंटेंस है वो है आपका इज आया है, तो प्रेजेंट और आईएनजी यानी कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होती, यानी पैसिव भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही होगा। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है मी, तो मी जो है ये आपका पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। अब अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका है आई एम अनड्यूली हैरेस्ड बाय द पुलिस। तो यहाँ पर एम आया, यानी चलो ये प्रेजेंट तो है, बट क्या सेंटेंस कंटिन्यूअस भी है? नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वॉज आ गया, यानी पास्ट, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है आई हैव बीन अनड्यूली हैरेस्ड बाय द पुलिस। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने क्या कोशिश की है, इन्होंने हैव लगाकर ये कोशिश की है कि सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाया जाए, तो ये इसलिए आपका गलत हो गया। बचता है ऑप्शन नंबर डी, तो ये तो करेक्ट होगा ही क्योंकि लास्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आई एम बीइंग अनड्यूली हैरेस्ड बाय द पुलिस। सो एम यानी कि प्रेजेंट और आईएनजी फॉर्म के लिए बीइंग आता है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस ये बन चुका है और बिल्कुल करेक्ट है। सो 16 का होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नंबर 17 है यू माइट हैव गिवन दिस इंफॉर्मेशन अर्लियर। यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है ये है आपका, देखिए हैव गिवन आया यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है दिस इंफॉर्मेशन, सो ये आपका सब्जेक्ट बनने वाला है। क्लियर? अब आपका सेंटेंस क्या बनेगा, दिस इंफॉर्मेशन। इसके बाद देखिए सभी ऑप्शंस में अलग अलग है, किसी में माइट है, किसी में कुड है, किसी में वॉज है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर कुड नहीं आ सकता, वॉज नहीं आ सकता, यानी ये ना तो बी होगा ना ही सी होगा। ए ऑप्शन आपका हो सकता है या फिर डी ऑप्शन आपका हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, दिस इंफॉर्मेशन माइट, माइट इसलिए यूज हुआ क्योंकि सेंटेंस में आपका आया है माइट हैव बीन गिवन अर्लियर। सो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि देखिए आपका प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, मतलब सॉरी प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, और यहाँ पर जब आप पैसिव बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का तो बीन ऐड हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर डी की, तो ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, हैव बीन यहाँ पर यूज नहीं हुआ। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। देन नंबर 18 इज गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया है क्राइटेरियन, इसका आपको प्लूरल बनाना है। सो इसका प्लूरल होगा क्राइटेरिया। ये देखिए नाउन के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमेशा या तो प्लूरल होते हैं या तो सिंगुलर होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जब आप उन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो वो वर्ड कंप्लीटली चेंज हो जाता है। सो यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बार बनते हैं और आपको इन पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद नंबर 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज स्केर्सली हैड ही गॉन देन आई रिमेंबर्ड हिज नेम। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पर यूज़ हुआ है कंजक्शन का, और कंजक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर किसी सेंटेंस में स्केर्सली आता है तो उसके साथ जो आपका आने वाला कंजक्शन है वो है व्हेन, यानी स्केर्सली के साथ में किसका कॉम्बिनेशन बनता है, व्हेन का। सो यहाँ पर देन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, व्हेन। स्केर्सली हैड ही गॉन व्हेन आई रिमेंबर्ड हिज नेम। सो बी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। देन नंबर 20 इज माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ टूर। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट लगा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। दो सब्जेक्ट्स, दो नाउन आपकी जुड़ी हुई हैं अलोंग विद से, एक है माई ब्रदर और दूसरी है हिज फ्रेंड्स। तो याद रखिए अगर अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन सभी से दो वर्ड्स आपके, दो सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं तो इनके बाद आने वाली जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आएगी। यानी अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट माई ब्रदर जो कि सिंगुलर है। सो आपकी जो इसके बाद वर्ब आनी चाहिए वो भी सिंगुलर आनी चाहिए। सो यहाँ पर आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, यानी सी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स। अब बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की, जो कि स्पेलिंग टेस्ट से थे। सो 6 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। वैक्यूम की जो स्पेलिंग है वो बी में आपकी करेक्ट होगी।
नंबर 7 में आपको मिसस्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इमेंसिपेशन की स्पेलिंग जो है वहाँ पर गलत है। सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।